जॉइंट ऑडिट हुआ है मतलब आईसीआई भी इन्वॉल्व था ऑडिट में, डेलॉयट भी था और बहुत सारी कंपनियां थी, मतलब बहुत सारी फर्म्स थी। सिर्फ एक फर्म, दो भी नहीं, दो से ज़्यादा फर्म्स इन्वॉल्व थी। क्यों थी, क्यों होना चाहिए इन्वॉल्व, और ये जॉइंट ऑडिट का कंसेप्ट क्यों इतना इंट्रोड्यूस किया जा रहा है स्पेशली आईसीआई के द्वारा, आई थिंक ये हमको समझना होगा। मैं पहले आपको उसका बेसिक समझा देता हूँ। दो तीन रीजन है उसके पीछे। जब एक ही कंपनी ऑडिट करती है किसी भी कंपनी का, तो बहुत चांस होता है कि उसमें ऑब्जेक्टिविटी ना आए, वो बायस्ड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरी बात, जब दो तीन कंपनियां, चार पांच कंपनी ऑडिट करती हैं, तो इट इज मोर लाइक अ कंपटीशन ऑल्सो। बेहतर परफॉर्मेंस कौन देगा, अच्छा एग्जामिनेशन कौन करेगा, क्वालिटी इंप्रूवमेंट पे काम होने लगता है। क्लियर है ना, आज मेरे को काम मिला है, अगर अच्छा काम करूंगा तो कल मुझे काम मिलेगा। इस तरीके से क्वालिटी शेयर होती है, क्वालिटी इंप्रूव होती है, कॉस्ट शेयर होता है, रिसोर्सेस शेयर हो जाते हैं। तो बहुत सारी चीज, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जॉइंट ऑडिट के। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम लोग जब भी सीए की बात करते हैं तो हम सब हमेशा बिग फोर की बात करते हैं। जॉइंट ऑडिट मौका देता है छोटी और मिड साइज फर्म्स को भी, जो बिग फोर के साथ मिलकर ऑडिट कर सके। क्योंकि आप देखो, बिग फोर चारों तो एक साथ ऑडिट नहीं करने वाली है। डेफिनेटली अगर कहीं केपीएमजे काम कर रहा है, डेफिनेटली क्या करेगा, किसी न किसी को, मिड साइज फर्म को लेगा साथ में, तो वो एक मौका बन जाएगा उनका कि वो बड़ी कंपनियों के साथ मिलकर काम कर सके। तो देर आर बेनिफिट्स। स्टार्ट करते पढ़ना। द प्रैक्टिस ऑफ अपॉइंटिंग chartered accountants as joint auditor is quite widespread in big companies and corporations. Joint audit basically implies pooling together, pooling together the resources, the expertise of more than one firm of auditor to render an expert job in a given time period, which may difficult to, अगर मैं इंडिविजुअली करता तो डिफिकल्ट होता, रेदर देन इंडिविजुअली मैंने क्या किया, एज ए ग्रुप में काम करना स्टार्ट कर दिया। और बड़ी बड़ी कंपनियां एक्सपेक्ट भी करती हैं कि एक ही ऑडिटर ना रहे, एक से ज्यादा रहे, वो एरियाज को डिवाइड कर देते हैं फिर। इट इज एसेंशियली इन्वॉल्विंग शेयर ऑफ टोटल वर्क। बहुत इजी टॉपिक है, इसके बहुत सारे एडवांटेज है, तो फटाफट हम लोग एडवांटेज को पढ़ने की कोशिश करते हैं। पहला एडवांटेज क्या है, शेयरिंग ऑफ एक्सपर्टीज, है ना, सब अपना अपना एक्सपर्टीज लेके आएंगे। दूसरा एडवांटेज ऑफ, अगर कहीं पर ऑडिट करते हुए अटक गए तो एक दूसरे से कंसल्ट कर सकते हैं। जैसे कई ऐसी फर्म्स होंगी जिनको लीगल कंप्लायंसेस को ऑडिट करने का अच्छा नॉलेज होगा, कुछ ऐसी होंगी जो फैक्ट्रीज का अच्छा ऑडिट करती होंगी, होता है ना, स्पेसिफिक होता है। कुछ ऑडिट फर्म होंगी जो बैंक ऑडिट बहुत अच्छा करती होंगी, तो क्या हो जाएगा, काम डिवाइड हो जाएगा और सब अपने अपने काम में इन्वॉल्व हो जाएंगे, तो वो बेटर हो जाएगा। तीसरा, lower workload, better quality of performance, improved service to the client, displacement of auditor of company taken over it in a take. What does that mean? नहीं, अपन निकाल देते हैं, कोई अच्छा काम नहीं करता तो वो नहीं रहने वाला है वहां पर, मिल के काम करना, आप किसी को निकाल नहीं पाएंगे। होता है ना, फियर रहता है ना, इंडिपेंडेंस थ्रेट अपन ने पढ़े थे ना, थ्रेट रहता है यार, ये मेरे ज्यादा इन्वॉल्व होकर काम किया तो कहीं निकाल लाते मेरे को। इन रिस्पेक्ट ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज, ये बहुत अच्छा है और ये बहुत अच्छा टॉपिक है। जो बाहर की कंपनियां जब देश में आती हैं, the work can be spread using expertise of local firms, local firms which are in a better position to deal with detail work and local laws and regulation। यानी अगर इंडिया का ऑडिट करवाना है, इंडिया में ऑडिट करना है किसी बाहर की कंपनी को, तो यहाँ की लोकल फर्म ज्यादा मददगार होगी रेदर देन कोई एमएनसी फर्म हो गया। जैसे ये जो बिग फोर एक बाहर की कंपनी है इसमें बहुत सारी, which are in a better position to deal with डिटेल वर्क एंड लोकल लॉज एंड रेगुलेशंस। ठीक है, बराबर है। लोअर स्टाफ डेवलपमेंट कॉस्ट, बिल्कुल खर्चा कम हो जाएगा। लोअर कॉस्ट टू कैरी आउट द वर्क, एसेंस ऑफ हेल्दी कंपटीशन टुवर्ड्स अ, किसके बीच में हेल्दी कंपटीशन होगा, जॉइंट ऑडिट फर्म्स के बीच में। यार अभी बेटर काम करते हैं ना, अगली बार हमको काम मिलेगा, तो अल्टीमेटली फायदा किसको होने वाला, क्लाइंट को। किसको होने वाला है, कोई भी एरिया ऑफ ऑडिटिंग छूटना नहीं है उसका, हर जगह पर लोग ध्यान देंगे। सो ये दीज आर द एडवांटेजेस। व्हाट आर द एडवांटेजेस, एक्सपर्टीज शेयर होगी, कंसल्टेशन बढ़ेगा, वर्कलोड कम होगा, क्वालिटी बढ़ेगी, सर्विस बढ़ेगा क्लाइंट का। जो ऑडिटर को डर था डिस्प्लेस होने का, वो क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, है ना। उसके बाद में इन रिस्पेक्ट ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज द वर्क कैन बी स्प्रेड। अगर आपको वर्क अपने मल्टीनेशनल कंपनीज को बेटर सर्विस चाहिए तो किससे करो, लोकल फर्म से काम करवाइए, वो बेटर पोजीशन में टू डील विद द वर्क बिकॉज ऑफ द
Understanding the local laws and regulations, lower staff development cost, lower cost to carry out the, and sense of healthy competition towards a. अब इसमें डिसएडवांटेज भी है, काम बटेगा तो पैसा भी बटेगा, सिंपल है। तो वहां पहला डिसएडवांटेज क्या लिखा है, फीस बीइंग शेयर्ड, फिर प्रॉब्लम वेयर फॉर्म्स ऑफ डिफरेंट, व्हाट इज डिफरेंट स्टैंडिंग, अब कोई पहली नंबर की फॉर्म है और कोई 10वीं नंबर की फॉर्म है तो थोड़ा सुपीरियर इंफीरियर आता है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जस्ट उसके नीचे वाला पॉइंट पढ़ो क्या लिखा है, जनरल सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ऑफ सम ऑडिटर, कोई बिग फोर होगी तो डेफिनेटली मिड साइज फर्म्स को शायद वो तवज्जो इज्जत ना मिले जो मिलनी चाहिए। प्रॉब्लम्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, एरिया ऑफ वर्क ऑफ कॉमन कंसर्न बीइंग, जहां उनको मिलके काम करना चाहिए वो मिलके काम नहीं करेंगे, सब अपने अपने पे फोकस करेंगे, भाई मैं अपना ऑडिट देखूंगा या अपना देखें, जो कॉमन एरियाज होते हैं ऑडिटिंग करने के वहां फोकस नहीं किया जाएगा। अनसर्टेनिटी अबाउट द liability, who will be liable if something is not done as per the plan and all that, कौन लाइबल रहेगा ये डिसाइड ही नहीं हो रहा है, सब लाइबिलिटी क्या कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं एक दूसरे पर। तो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ जॉइंट ऑडिट। अब जॉइंट ऑडिट का जो ऐसे है 299 जो हम लोग पढ़ने वाले अभी आगे जाके, जो उसको देखिए लिखा है उसमें, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया हैज इशूड स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 299 रिवाइज्ड है, चेंज किया गया है, which lays down the principle of effective conduct of joint audit to achieve overall objectives of the auditor। अब overall objective कैसे, तो हमको याद है 200 है, क्या बोलता है वो, क्या है overall objective of the independent auditor and the conduct of an audit according with the standard। अब ये जो आ गई काम की चीज आ गई, बोलता है this standard deals with special consideration in carrying out audit by joint। अब क्या क्या करना है ध्यान देना, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। जॉइंट ऑडिट के लिए क्या क्या लगेगा, सबसे पहले क्या लिखा है, एंगेजमेंट पार्टनर एंड अदर की मेंबर्स ऑफ द एंगेजमेंट टीम फ्रॉम ईच ऑफ द जॉइंट ऑडिटर शुड इन्वॉल्व इन द प्लानिंग द ऑडिट। दोनों साइड से अपन क्या करते हैं, अपने एग्जांपल में दो ही फर्म लेते हैं, दो ही लेते हैं फिलहाल जॉइंट ऑडिट में, नहीं तो एक्चुअली नॉर्मली दो नहीं होती, दो से ज्यादा होती, काफी ज्यादा होती है, ठीक है। ईच मतलब अब वो सवाल पूछा, अगर सुनिए इधर, आपको सवाल पे दे दिया कि जो बड़ी फर्म होगी क्या वो प्लानिंग करेगी और बाकी फर्म्स उसको फॉलो करेंगे, तो आंसर है सर, बड़ी फर्म हो या छोटी फर्म हो, उनका जो भी एंगेजमेंट पार्टनर होगा, उनके जो अदर की मेंबर्स होंगे, जो भी हो सकते हैं ना, प्रिंसिपल्स होंगे उनके, जो वो सब मिल के बनाएंगे, क्या बनाएंगे, ऑडिट प्लानिंग, क्या बनाएंगे, ऑडिट प्लानिंग। दूसरा पॉइंट क्या है, द जॉइंट ऑडिटर शुड jointly establish an overall audit strategy which sets scope, timing and direction of audit। आगे, बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द ऑडिट, बहुत अच्छा पॉइंट है, ऑडिट स्टार्ट होने के पहले तो जॉइंट ऑडिटर शुड डिस्कस एंड डेवलप अ जॉइंट ऑडिट प्लान। अब जब वो जॉइंट ऑडिट प्लान बना रहे हैं तो क्या डिस्कस करना है, ये अच्छा है, अपने को सवाल पूछा डायरेक्ट, प्रैक्टिकल क्वेश्चन दे दिया कि दो ऑडिट फर्म्स है और बिफोर द कमेंसमेंट वो क्या डिस्कस करेंगे, यही तो आता है ना प्रैक्टिकल क्वेश्चन का मतलब क्या होता है। तो क्या चीजें डिस्कस करेंगे, पहला क्या है, आइडेंटिफाई द डिविजन ऑफ ऑडिट एरियाज एंड कॉमन, व्हाट इज दैट, कहां हम अलग अलग काम करेंगे और कहां हम साथ में काम करेंगे, ये आपको पहले से डिसाइड करना पड़ेगा कि आगे जाके डिस्प्यूट्स अराइज ना हो। ठीक है यार, ये हमारा एक्सपर्टीज था, आपने कैसे कर लिया। मैंने बोला ना आपको, बहुत सारी क्या मैक्सिमम ऑडिट फर्म स्पेशलाइज्ड होती है पर्टिकुलर ऑडिट करने में। कुछ कुछ जैसे ये डेलॉयट का एग्जांपल है, जो बिग फोर है, बिग फोर किसमें, एमएनसीज, बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती हैं इस देश की, उन लोगों में इन्वॉल्व है सब कंपनियां ऑडिट करने के लिए। असर्टेन द रिपोर्ट, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है भाई, डेफिनेटली योर ऑब्जेक्टिव इज टू गिव द ओपिनियन, है ना, वेदर इट इज क्वालिफाइड और अनक्वालिफाइड। कंसिडर एंड कम्युनिकेट अमंग ऑल जॉइंट ऑडिटर द फैक्टर्स विच आर सिग्निफिकेंट टू डू एन ऑडिट। बना, जैसे अपन पढ़ते थे ना सर, वो हम लोग रिव्यू पर भी तो बनाते हैं, ऑडिट करते करते हमें रिव्यू देने पड़ते हैं एंगेजमेंट पार्टनर को कि बराबर ऑडिट चल रहा है या नहीं चल रहा है, तो उससे रिलेटेड भी हमको कुछ फैक्टर्स डिस्कस करने पड़ेंगे ऑडिटर से। इन डायरेक्टिंग द एंगेजमेंट टीम एफर्ट्स, कंसिडरिंग द रिजल्ट्स ऑफ preliminary engagement activity or similar engagement performed earlier, ascertaining the nature, timing and extent of resources necessary to accomplish the objective। फटाफट एक बार रिपीट कर लो कि ऑडिट प्लान बनाया जब जाएगा
ऑडिट करने के पहले तो क्या क्या उसमें लिखा जाएगा, क्या करना है, क्या 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 डिसाइड करना है, करने के जल्दी बोलो। डिवीजन ऑफ ऑडिट एरियाज एंड कॉमन ऑडिट एरिया, क्यों हम लोग ऑडिट कर रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना, फिर कंसिडर करना होगा और कम्युनिकेट करना होगा अमंग ऑल जॉइंट ऑडिटर्स द फैक्टर्स विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अस, फिर दिशा निर्देश देने होंगे टू टीम एफर्ट्स को, फिर प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी और सिमिलर एंगेजमेंट परफॉर्म अर्लियर, पहले कुछ चीज हमको पहले ही परफॉर्म कर लेनी, जैसे स्टाफ को पहले ही अपॉइंट कर देना है ना, हम लोग को पहले उनको ट्रेन कर देना कि कैसे काम करना, वहां जाकर ट्रेन नहीं करना है बड़ी बड़ी कंपनियों में। एंड डिसाइड द नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेज नेसेसरी टू अकम्प्लिश द एंगेजमेंट। ये क्या पढ़ रहे हैं अपन लोग, ऑडिट स्टार्ट करने के पहले जॉइंट ऑडिटर को क्या डिस्कस करना चाहिए और क्या डेवलप करना है एक जॉइंट ऑडिट प्लान में, जॉइंट ऑडिट प्लान में। जैसे आपका जो आईसीआई के पुराने प्रेसिडेंट थे, मेरे ख्याल सभी वाले नहीं, उन्होंने जॉइंट ऑडिट की नीड क्यों है उस पर पूरा एक इंटरव्यू क्वेश्चन है, मैं उसको दिखाता आपको, अभी भेज दूंगा मैं ग्रुप में, आप देख लेना। उस पर पूछा गया था कि क्यों जरूरत पड़ रही है सर, ये तो एक फेल कंसेप्ट है कई जगह पर। अरे वो होते हैं डिस्प्यूट्स होते हैं यार, कॉन्ट्रडिक्शन होती है, दो अलग अलग फर्म साथ में मिलकर काम करेंगी, बड़ी छोटी फर्म्स होती है, बहुत सारा दिक्कत होती है, तो फेल कंसेप्ट है। बोले क्यों, तो बोले नहीं, अगर आपको फेयरनेस लानी है, ऑब्जेक्टिविटी लानी है, सब्जेक्टिविटी को, यार एक बाबा, तो अगर एक क्लाइंट का एक ही ऑडिटर होगा बार 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 बार, बहुत चांस है कि देयर विल बी बायसनेस। उस बायसनेस को दूर करने के लिए, और जो बड़ी कंपनी होती है वो जोश में नहीं होश में काम करती हैं, और जो मिड साइज फर्म्स होती हैं वो होश में नहीं जोश में काम करती हैं, तो ये जोश में काम करने वाले लोग बहुत सारे ऑब्जेक्टिविटी के कंसेप्ट लेके आते हैं, यार हमें ऑडिट करना है, हमें बड़ी ऑडिट समझ रहे हो, तो वो कॉम्बिनेशन आ जाएगा कि ये लोग समझ जाते हैं थोड़े से, यार ये तो हमारी कुछ गड़बड़ होगी, कुछ सब्जेक्टिविटी आएगी तो पकड़ लेंगे, एक दूसरे की कंप्लेंट भी तो कर सकते हैं ना, बट कर रहे हैं, इंडिया में लोग मिलकर काम कर रहे हैं। ईच ऑफ द जॉइंट ऑडिटर शुड कंसिडर एंड assess each risk of MM and communicate to other joint auditor. The joint auditor should discuss and document, discuss करो फिर उसको क्या करो, nature timing and extent auditor to be perform common procedures and specific areas में, common areas में and specific areas में of audit to be perform। clear है, ठीक है। कॉमन एरिया क्या होगा सर, कॉमन एरिया तो ये होगा कि सेल्स, अब जैसे सेल्स को ऑडिट करना है, कॉमन ही है, चलो सभी देख लेते हैं। अब सेल्स में क्या हो गया, सुनना पूरी बात, अब सेल्स में ये हो गया कि कुछ अमाउंट ऐसे थे जो काफी छोटे थे, कुछ ऐसे थे जो काफी बड़े थे, तो वो उन्होंने डिफाइन कर दिया कि जो बड़ी कंपनी थी उसने क्या बोली, बड़ी हम बड़ा अमाउंट देख लेते हैं, छोटी कंपनी को क्या बोले, छोटी फर्म को क्या बोले, आप छोटे अमाउंट्स में अपना काम कर लो। तो ये क्या हो गया, कॉमन एरियाज में आपने क्या डिसाइड कर लिए, स्पेसिफिक एरियाज डिसाइड कर लिए कि ये तुम्हारा, ये हमारा, कम मिल के काम करते हैं। जॉइंट ऑडिटर शुड ऑब्टेन, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग अलग एंगेजमेंट लेटर नहीं मिल रहा है उनको, कॉमन एंगेजमेंट लेटर। व्हाट इज एंगेजमेंट लेटर, जो क्लाइंट इशू करता है एंगेजमेंट के पहले, क्लियर है, उसमें क्या लिखती है पूरी टर्म्स एंड कंडीशंस ऑडिट से रिलेटेड। एंड कॉमन मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जॉइंट ऑडिटर को एंगेजमेंट लेटर अलग अलग मिलेगा कि एक साथ मिलेगा, तो आंसर क्या है, एक ही लेटर मिलेगा, उसी में दोनों का अपॉइंटमेंट लिखा रहेगा, ठीक है। द वर्क एलोकेशन डॉक्यूमेंट शुड बी साइंड बाय ऑल द जॉइंट ऑडिटर एंड कम्युनिकेटेड टू TCWG, बराबर है, किसको कितना काम मिला है, इस पे साइन कौन करने वाला है, पूरे जॉइंट ऑडिटर, और किसको कम्युनिकेट करने वाले हैं, TCWG को, TCWG को। एक बार जितने भी स्पेशल कंसिडरेशन के पॉइंट है फटाफट क्लियर करो। क्या था पहला सर, एंगेजमेंट पार्टनर और अदर की मेंबर्स, किसके, एंगेजमेंट टीम के, कहां के, ईच ऑफ द जॉइंट शुड इन बी इन्वॉल्व इन प्लानिंग द ऑडिट, सबको इन्वॉल्व होना है। दूसरा क्या था, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी बनाने के लिए भी जॉइंट ऑडिट को क्या एस्टेब्लिश करना, पहले बोलो क्या सेट करेगा उससे, स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ ऑडिट, और क्या डेवलपमेंट होगा, ऑडिट प्लान। ऑडिट प्लान जल्दी बताइए, ऑडिट स्टार्ट करने से पहले जॉइंट ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, डिस्कस एंड डेवलप अ जॉइंट ऑडिट प्लान, जिसके अंदर कुछ चीजें देखनी पड़ेंगी, जैसे कि ऑडिट एरियाज को डिवाइड करना, कॉमन ऑडिट एरियाज को डिसाइड करना, ओके। उसके बाद हमारा रिपोर्टिंग
ऑब्जेक्टिव क्या है, हम क्यों आए हैं यहाँ पर, क्या हमको कंपनी को पनिश करवाना है या कंपनी को डिटेक्ट करना है या कंपनी को मदद करना है। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं भाई। अब किसी कंपनी ने फ्रॉड किया तो डेफिनेटली आपको ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके फ्रॉड को डिटेक्ट कर उसको पनिशमेंट मिले। तीसरा क्या है, कंसिडर करना है और कम्युनिकेट करना है कैसे फैक्टर्स को जो काफी सिग्निफिकेंट है पूरे, फिर डायरेक्शंस देनी है किसको, एंगेजमेंट टीम एफर्ट्स को, ठीक है। उसके बाद में कंसिडरिंग द रिजल्ट्स ऑफ, क्या रिजल्ट्स होगा, क्या प्री एंगेजमेंट एक्टिविटी का और सिमिलर एंगेजमेंट एक्टिविटी परफॉर्म्ड अर्लियर, जो मैं बाद में परफॉर्म करूंगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्या है बेटा, ascertaining the nature of audit क्या होगा, टाइमिंग ऑफ ऑडिट क्या होगी, एंड एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेज टू अकम्प्लिश द एंगेजमेंट। ठीक है, ओके। अरे बोलो, आगे बढ़े। ईच ऑफ द जॉइंट ऑडिटर शुड कंसिडर एंड एसेस द रिस्क ऑफ एमएम एंड कम्युनिकेट टू दी। अब यहां तुरंत क्या होगा, ऑब्जेक्टिव बनता है, तुरंत यहां कम्युनिकेट टू के बाद लिख देंगे वो टीसीडब्ल्यूजी। समझा गया, कंफ्यूज करने के लिए क्या बोलता है, बोले यार रिस्क को पहले हमने फाइंड आउट। अब बच्चे भी क्या बोलेंगे, हाँ यार रिस्क को आपने एसेस करने के बाद तो बताना तो उन्हीं को है। भाई वो डेफिनेटली उन्हीं को बताना, अपन ने पढ़े थे ना इसके पहले। यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर एक दूसरे से क्या कर रहे हैं वो लोग, डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव बनता है यहां पर। द जॉइंट ऑडिटर शुड डिस्कस एंड डॉक्यूमेंट द नेचर, टाइमिंग एंड द एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर फॉर कॉमन एरियाज और स्पेसिफिक ऑडिटेड एरियाज। द जॉइंट ऑडिटर शुड ऑब्टेन common engagement letter and common management representation letter. The work allocation document should be signed by all the joint auditors and communicated to, तो कैसे याद रखोगे, कौन से लेटर को कम्युनिकेट करना है आपको, वर्क एलोकेशन डॉक्यूमेंट। कौन सा वर्क एलोकेशन डॉक्यूमेंट, हमें क्या काम मिला है, डेफिनेटली इस लेटर को हम किसको बताएंगे, टीसीडब्ल्यूजी को। किसको बताएंगे, टीसीडब्ल्यूजी को। क्लियर है। अब नीचे वाला पैराग्राफ क्या बोल रहा है, इट फर्दर स्टेट्स कि जब भी ऑडिट वर्क डिवाइड किया जाएगा किसके बीच में, जॉइंट ऑडिटर के बीच में, ध्यान देना प्लीज सर, ईच जॉइंट ऑडिटर शेल बी रिस्पॉन्सिबली, अंडरलाइन करो ओनली से अंडरलाइन करो, ओनली फॉर द वर्क एलोकेटेड टू सच जॉइंट ऑडिटर इंक्लूडिंग प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। मैं उसी काम के लिए रिस्पॉन्सिबल रहूंगा जो मुझे एलोकेट किया गया है। किसने एलोकेट किया है, हमने मिल के एक दूसरे को एलोकेट किया है और हमने मिल के एक्सेप्ट किया उसको। तो डेफिनेटली जिस काम का एलोकेशन आपको है स्पेसिफिक एरियाज में और कॉमन एरियाज में, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी ही होगी। वन ऑडिटर, सुनिए, वन ऑडिटर शुड नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट ऑफ अनदर ऑडिटर, दैट शुड बी द प्रॉपर प्लान। मगर 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 उसका एक्सेप्शन तो पड़ेंगे। तो ऑन द अदर हैंड ऑल द जॉइंट ऑर्डर शेल बी फॉर पहला द ऑडिट वर्क विच इज नॉट, अरे जो डिवाइडेड है उसमें तो सेपरेट लाइबिलिटी हो गई ना, बट जो डिवाइडेड नहीं है वो तो आपको मिलकर काम करना था, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉमन एरियाज ऑफ ऑडिट। क्या बोलते हैं, कॉमन एरियाज। नेक्स्ट क्या है, डिसीजन टेकन बाय ऑल जॉइंट ऑडिटर अंडर ऑडिट प्लानिंग इन रिस्पेक्ट, आ गया कॉमन ऑडिट एरियाज। ठीक है, आगे बोलो, मैटर्स विच आर ब्रॉट टू द नोटिस, किसके जहन में लाया गया, किसको कम्युनिकेट किया गया, कुछ मुद्दों को जॉइंट ऑर्डर को, बाय एनी वन ऑफ देम एंड देयर इज एन एग्रीमेंट अमंग द जॉइंट ऑन सच मैटर। क्या बोला गया, जब भी कोई मुद्दा अराइज होगा ऑडिट करते वक्त तो आप हमें बता देना। हमें मतलब किसको, जॉइंट ऑडिटर को। बाय एनी वन ऑफ देम एंड देयर इज एन एग्रीमेंट अमंग द जॉइंट ऑडिटर ऑन सच मैटर, ऐसे मुद्दों पर हमारा एग्रीमेंट है। अगर आप हमको या हम में से किसी एक को भी बताते हो तो उसे दोनों का कम्युनिकेशन माना जाएगा। अगर आप हमें या हम में से किसी एक को भी बताते हो तो उसे दोनों का कम्युनिकेशन माना। ऐसे मुद्दे, कौन से मुद्दे होंगे, वो सिग्निफिकेंट इश्यूज होंगे। कौन से होंगे, सिग्निफिकेंट इश्यूज। चौथा क्या है, जल्दी बोलो, एग्जामिनिंग दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द एंटिटी कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ, जो भी उनके रिलेवेंट, जैसे बैंक होगा तो डेफिनेटली वो आरबीआई के स्टैट्यूट्स को फॉलो करने की कोशिश कर रहा होगा। तो इन चीजों पर आपको, आप ये नहीं बोल सकते ना, कोई मिड साइज फर्म्स ये नहीं बोल सकती अरे यार मेरे को नहीं पता था कि इनको एग्जामिन करता मुझे इस लॉ को फॉलो करना था। यू शुड नो दैट
जो भी रिलेवेंट लॉज है किसके, क्लाइंट के, है ना, वो आपको पता होना चाहिए जॉइंटली और सेवरली. यू कांट से टू स्केप द लाइबिलिटी मुझे नहीं पता था इसलिए मैंने ध्यान भी नहीं दिया. यू शुड नो द रिलेवेंट स्टैट्यूट. व्हाट इज द रिलेवेंट स्टैट्यूट विच कैन बी, बोलो किस पर एप्लीकेबल होंगे, मेरे क्लाइंट पर. और डेफिनेटली क्लाइंट डिपेंड करता है वो कौन से, वो क्या वो आईटी कंपनी है, क्या वो बैंकिंग कंपनी है, क्या वो इंश्योरेंस कंपनी है, लॉजिक समझ रहे हो ना, है ना, क्या वो एक फैक्ट्री है, तो उस पर डिपेंड करेगा रिलेवेंट लॉज क्या एप्लीकेबल होंगे, ये आपको ध्यान रखना होगा. प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज रिक्वायर्ड बाय द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क. हजारों बार पढ़ चुके हैं. आईसीआई के द्वारा स्टैंडर्ड है, गैप के द्वारा स्टैंडर्ड है, आईएफआरएस के द्वारा स्टैंडर्ड है. तो तुमको एफएस को प्रेजेंट भी पहले तो एग्जामिन करना है, फिर प्रेजेंट करना है, फिर डिस्क्लोजर्स देने. किस चीज का डिस्क्लोजर देना है, चलिए बताइए. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो किए गए कि नहीं गए अकाउंटिंग करते वक्त, बराबर है. असर्शंस के बारे में डिस्क्लोजर्स देना होगा आपको, एसेस के बारे में डिस्क्लोजर्स देना होगा. आखिरी में क्या है, एंश्योर दैट द ऑडिट रिपोर्ट कंप्लाइज विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द रिलेवेंट स्टेट. जो रिपोर्ट बनाई गई वो स्टैट्यूट के हिसाब से है या नहीं, और एप्लीकेबल स्टैंडर्ड्स किसके, ऑडिटिंग के. अदर प्रोनाउंसमेंट बाय आईसीआई शुड बी कंप्लाइड और नॉट. प्रोनाउंसमेंट का मतलब क्या होता है, सुनिए ना प्लीज. स्टैंडर्ड्स आर द प्रोनाउंसमेंट्स. दिशा निर्देश देता है आईसीआई आपको कैसे रिपोर्ट तैयार करनी है. तो अगर आपके अपने मॉड्यूल को देखा होगा तो उसमें प्रोनाउंसमेंट्स भी आए आप लोग, उसमें एसेस भी हैं और बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो आईसीआई बोलता है ऑडिटर आपको करना चाहिए. बहुत सारे कुछ जैसे आपने जो प्रोनाउंसमेंट उसमें आधे ऐसे आप अभी पढ़ रहे हैं, आधे फाइनल्स में वो प्रोनाउंसमेंट है. समय समय पर आईसीआई कुछ ना कुछ प्रोनाउंस करते रहता है, हाउ टू वर्क, किस तरीके से ऑडिटर को काम करना चाहिए. तो ऑडिट रिपोर्ट करते वक्त आपको किन चीजों का ध्यान देना होगा, एक तो रिलेवेंट लॉ का, दूसरा एप्लीकेबल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग. क्योंकि हर ऐसे नहीं लगेगा ना ऑडिटिंग करते हो, हर ऐसे तो नहीं लगना है, डिपेंड करता है एंटिटी टू एंटिटी. और लास्ट का लिखा अदर रिलेवेंट अनाउंसमेंट इशूड बाय आईसीआई. क्या पढ़े अपन लोगों ने, सर कब कब जॉइंट ऑडिटर मिल के लाइबल होंगे और मल्टीपल टाइम्स लाइबल होंगे. तो पहला क्या पढ़े, जब काम डिवाइडेड नहीं है, जब कॉमन एरियाज में ऑडिट प्लानिंग की गई है. क्या डिसाइड हुआ है कि जब भी कोई मुद्दा आएगा तो हम दोनों को बताना, हम में से किसी एक को, और अगर एक को बताया तो दोनों को ही माना जाएगा, क्योंकि डिसाइड कर लिया हमने. चौथा, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या करेंगे, एग्जामिन करेंगे, किसके हिसाब से, रिलेवेंट स्टैट्यूट के हिसाब से. तो बोथ विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. और सेकंड क्लास क्या है, सिर्फ एग्जामिन नहीं करना है, प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर्स भी देने, किसको, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एज रिक्वायर्ड बाय द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क. और लास्ट क्या है, हमें ध्यान रखना है कि जो ऑडिट रिपोर्ट को हम तैयार कर रहे हैं वो किसके हिसाब से कंप्लाइड करें, जो रिलेवेंट स्टैट्यूट है, जो एप्लीकेबल स्टैंडर्ड्स हैं, और ऐसे प्रोनाउंसमेंट जो कौन इशू कर रहा है, आईसीएआई, समय समय पर. ये क्या पढ़े अपन लोगों ने, कब जॉइंट ऑडिटर सेवरली और जॉइंटली लाइबल रहेंगे, जॉइंटली लाइबल रहेंगे. अब आएंगे पैराग्राफिकल इशू में. इन केस ऑफ जॉइंट ऑडिटर अक्रॉस मैटर्स विच आर रिलेवेंट टू द एरियाज ऑफ, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है. एक जॉइंट ऑडिटर ऐसे मुद्दा आया उसके सामने जो किसी और जॉइंट ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी था. देखा क्या, मिला क्या पैराग्राफ. इन केस ऑफ ए जॉइंट ऑडिटर comes across मुद्दे which are relevant to the areas of responsibilities of other joint auditor and we deserve their attention. मतलब उसमें क्या है, ऐसे मुद्दे हैं जो है तो किसी और जॉइंट ऑडिटर का, बट वहां मेरा भी ध्यान होना जरूरी है. और विच रिक्वायर, बोलो, डिस्क्लोजर्स, और रिक्वायर डिस्कशन और एप्लीकेशन ऑफ जजमेंट बाय. मतलब ऐसा कुछ मुद्दा है, फॉर एग्जाम्पल ऐसी कोई अमाउंट देखी सेल्स में जो बड़ी अनयूजुअल थी. अनयूजुअल का मतलब क्या होता है, इट्स लाइक जैसे बिल बनते हैं तो एक स्टैंडर्डाइज बिलिंग होती है, पता रहता है ना. जैसे कई बार शार्क टैंक में पूछते हैं ना वो लोग, आपकी एवरेज बिलिंग क्या है, मतलब आपका एवरेज माल कितना बिकता है, तो उस पर अंदाजा हो जाता है कि इतना सामान क्या बिकता होगा. अब कुछ अनयूजुअल बिलिंग अगर दिखती है, अनयूजुअल लोगों के नाम पर, फिक्टिशियस लोगों के नाम पर बिलिंग चल रहा है, क्या बोल रहा है जॉइंट ऑडिटर, सुनना. लॉ बोलता है, ऑडिट बोलता है, बेटा अगर कुछ ऐसा देखा किसी जॉइंट ऑडिटर के काम में जहां पर एक जॉइंट ऑडिटर को लग रहा है कि यहां मेरे अटेंशन की जरूरत है, यहां हमें डिस्कशन की जरूरत है, क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूं आपको, तो आपको करना पड़ेगा.
यहां एप्लीकेशन ऑफ जजमेंट की जरूरत है, क्योंकि हो सकता है मेरा प्रोफेशनल जजमेंट वहां काम आ जाए। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो क्या लिखा है, द सेड, सुनो किसको दिखा, वन ऑफ द जॉइंट ऑडिटर को लिखा ना। यार मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि ये मुझे बता क्यों नहीं रहा है, कुछ रिक्वायर्ड डिस्क्लोजर्स की जरूरत है जो दूसरा जॉइंट ऑडिटर कर रहा नहीं है। तो जिस जॉइंट ऑडिटर को ये फील हुआ कि अटेंशन मुझे चाहिए, ये डिस्कशन मेरे साथ होना चाहिए, तो क्या कर रहा है देखो, शैल कम्युनिकेट टू सेम ऑल अदर जॉइंट ऑडिटर इन राइटिंग प्रायर टू द कंप्लीशन ऑफ द ऑडिट। तो क्या करेगा, जितने भी जॉइंट ऑडिटर है सबको कम्युनिकेट करेगा कि हमें इन चीजों को डिस्कस करना चाहिए, यहां हमारा अटेंशन होना जरूरी है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? मैं बेस्ट एग्जांपल दे रहा हूं आप लोगों को। अभी अगर मान ले अदानी ने तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है, तो मानो या ना मानो वो एक दलदल में फंस चुका है। मानो क्यों, ऑडिट करते वक्त, अभी ऑडिटिंग भी हो रही होगी उनकी, होती होगी या होगी आगे जाके, तो जो मैनेजमेंट वाला खेल हो, मैनेजमेंट का भी ऑडिट होता है ना, कौन लोग है भाई, बार बार तो रिशफलिंग नहीं हो रही है, क्वालिफाइड लोग हैं, नॉन क्वालिफाइड लोग, बहुत सारी चीजें देखी जाती है, हर चीज का ऑडिट होता है इस दुनिया में, नॉन फाइनेंशियल डेटा का भी ऑडिट होता है, ध्यान रखिए। तो वहां पता चलता है कि जो उनकी कुछ कंपनियां हैं, उनकी कुछ कंपनियों में जो कुछ डायरेक्टर्स हैं, एक तो 99% डायरेक्टर्स उनके कौन है, रिलेटिव्स हैं, इवन दे आर नॉट एलिजिबल टू बिकम अ डायरेक्टर, इवन दे आर समटाइम्स। तो जब आप ऑडिट कर रहे होंगे तो आपने ऑडिट करते करते ये रियलाइज किया कि यार इनकी हर कंपनी पे, ध्यान दीजिएगा प्लीज, इनकी हर कंपनी पे कोई ना कोई रिश्तेदार ही ऑडिटर है, और वो रिश्तेदार उतना उस कंपनी के लिए शायद एलिजिबल नहीं है, या उसे गलत तरीके से अपॉइंट किया गया फलाना होगा। तो जो बड़ा ऑडिटर होगा, या ऐसा ऑडिटर जो, ध्यान देना, जो मैनेजमेंट ऑडिट में महारत हासिल करता होगा, या उसको लगता होगा कि यार ये बातें तो हमें बाकी ऑडिटर से डिस्कस करनी चाहिए, क्योंकि अगर हमने आज डिस्कस नहीं किया तो कंपनी बाद में गड़बड़ कर सकती है। तो क्या करेगा, दूसरे जॉइंट ऑडिटर को क्या लिखेगा, कम्युनिकेट करेगा कि लेट्स डिस्कस एंड लेट्स टेक अ नोट ऑन दिट, एंड दैट फिर हम लोग आगे बढ़ते कंप्लीट करते हैं ऑडिट। क्लियर है? आगे आ जाओ। इट, अब उससे होगा क्या, देखो अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब जब तुम ऑडिट लेटर तुम्हारा साथ में है, इंगेजमेंट लेटर कॉमन है, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर कॉमन है, भले तुम अलग अलग ऑडिट कर रहे हो, एरियाज तो अलग अलग है ना, तुम्हारे एक ही जगह पर थोड़ा खड़े हो गए सबके सब, मगर तुम्हारी रिपोर्ट का नाम क्या होगा, क्या लिखा है, कॉमन ऑडिट रिपोर्ट। क्या होगा, कॉमन ऑडिट रिपोर्ट। वहां क्या लिखा है, वेयर द जॉइंट ऑडिटर आर इन डिसएग्रीमेंट। ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर जरूरी है कि वो हर चीज पे एग्री करेंगे एक दूसरे से, कभी कभी डिसएग्री भी करेंगे ना, विद रिगार्ड टू दी ओपिनियन। हो सकता है एक ऑडिटर क्या बोल रहा हूं, यार मुझे लगता है हमें यहाँ पर क्वालिफाइड ओपिनियन है, दूसरा क्या बोले, क्लीन दे दो यार, इतनी गुंजाइश दे दो। सुनना पूरी बात, 5 जॉइंट ऑडिटर, 4 ने कुछ और कहा और एक ने कुछ और कहा, 4 एग्री कर गए और एक एग्री, तो वो जो एग्री नहीं किया है, ध्यान देना, वहां क्या लिखा है देखो, वेयर द जॉइंट ऑडिटर आर इन डिसएग्रीमेंट विद रिगार्ड टू दी ओपिनियन, और या तो ओपिनियन को लेकर डिसएग्रीमेंट हो रहा है या फिर कुछ मुद्दों को लेकर, ध्यान देना, शेल टू बी कवर्ड बाय द ऑडिट रिपोर्ट। समझे क्या बोले, उन बातों का जिक्र भी आपको ऑडिट रिपोर्ट में करना पड़ेगा, किन बातों का, जिसमें आपका क्या हुआ था, डिसएग्रीमेंट, क्या हुआ था, डिसएग्रीमेंट। और दूसरा 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 उसको, जिस चीज को लेकर डिसएग्रीमेंट हुआ था उसके लिए एक सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट बनाओ। समझाएगा क्या बोला, एक सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट बनानी चाहिए। फॉर एग्जांपल 5 जॉइंट ऑडिटर हैं, 4:4:1 का रेशियो आ रहा है क्वालिफाइड और अनक्वालिफाइड को लेके, तो जो बंदा बोल रहा है कि मैं, बोलो बोलो बोलो, मैं क्वालिफाइड रिपोर्ट, क्लीन रिपोर्ट तैयार करूंगा, तो क्या बोलेंगे, तो कॉमन रिपोर्ट तो बना, साथ साथ में अपनी एक सेपरेट रिपोर्ट भी बना के, तुझे ही क्यों ऐसा लग रहा है कि इनको क्लीन रिपोर्ट नहीं देनी चाहिए। ऐसा कब लग रहा है, जब क्या होंगे, तो सबके बीच में डिसएग्रीमेंट्स होंगे, क्या होंगे, डिसएग्रीमेंट्स रिगार्डिंग दी ओपिनियन और रिगार्डिंग सम इश्यूज रिगार्डिंग द मैटर रिगार्डिंग। क्लियर है क्या बोल रहा हूं मैं, अरे बोलो। एंड द ऑडिट रिपोर्ट्स इशूड बाय जॉइंट ऑडिटर शैल मेक अ रेफरेंस टू, बोलो, ईच अदर ऑडिटर रिपोर्ट। मतलब क्या हुआ, पांचों की अपनी एक सेपरेट रिपोर्ट भी होगी, पांचों का मिला के एक कॉमन ऑडिट रिपोर्ट भी होगा, और कॉमन ऑडिट रिपोर्ट में क्या होगा, सेपरेट रिपोर्ट्स का रेफरेंसेस होगा, क्या होगा, रेफरेंस, उन्होंने ऐसा कहा, इन्होंने ऐसा कहा, इन्होंने ऐसा कहा, और फिर हमें कंक्लूजन पे आए सब। क्लियर हुआ ना यार, सिंपल सा फंडा है ना। पहले तो पांचों जो ऑडिटर पहले अपनी रिपोर्ट तो तैयार करेंगे, फिर उसके बाद बनेगी कॉमन ऑडिट रिपोर्ट। क्लियर है, 500 पेज की अगर रिपोर्ट होगी 5 ऑडिटर की, 2500 पेज की होगी, तो उसको क्या करेंगे उन लोग, कॉमन करने के बाद छोटा कर देंगे थोड़ा सा, जो की पॉइंट्स होंगे वो इशू कर देंगे। इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है हमारे लिए,
क्वेश्चन आ सकता है कि आपको एक ही रिपोर्ट में काम चल जाएगा क्या, तो आपका आंसर क्या होगा? अगर कोई डिसएग्रीमेंट हुआ किस चीज को लेके, ओपिनियन को लेके या कुछ मुद्दों को लेके, तो ऑडिटर अपनी सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट भी तैयार करेगा और उसका रेफरेंस आपको कॉमन ऑडिट रिपोर्ट में देना पड़ेगा। ठीक है, क्यों डिसएग्रीमेंट हुआ था और क्यों ओपिनियन को लेके इश्यूज चल रहे हैं। यश इसको लगा दें। अभी इस पे क्वेश्चन आते हैं 3-4 नंबर के एग्जाम में। काय पे आएंगे क्वेश्चन, आपको समझ में तो आ ही रहा होगा। जो पैराग्राफिकल इश्यूज है उसमें क्या आएगा? ऑब्जेक्टिव आएगा। और जितने भी पॉइंट वाले हैं उसमें क्या आ जाएगा? बोलो। डायरेक्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछेगा, बताइए क्या करना है। अब आ जाइए आप ऑडिट ऑफ, बोलो, ब्रांच ऑफिस। बहुत इजी है, बहुत ज्यादा आसान है, फटाफट खत्म करेंगे। सेक्शन 128(1) क्या बोलता है कंपनी एक्ट का? हर कंपनी को प्रिपेयर्ड करना होगा और कीप करना होगा किसको? जल्दी बोलो। रजिस्टर ऑफिस में क्या चीजें? बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर रिलेवेंट बुक्स एंड पेपर्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर एवरी फाइनेंशियल ईयर विच गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। अब ये यहां तक तो अपन ने ऑलरेडी अकाउंट्स ऑफ कंपनी में पढ़ चुके हैं। इसके बाद की लाइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट, इंक्लूडिंग द ब्रांच ऑफिस और इट्स ऑफिस इफ एनी ट्रांजेक्ट एक्सप्लेन द ट्रांजेक्शन इफेक्टेड बोथ एट द, जो भी लेन देन हो रहा है कहां पर? आपके रजिस्टर्ड ऑफिस में और आपके ब्रांच ऑफिस में, आपको उसका जिक्र करना पड़ेगा। अब ब्रांच ऑफिस के जो अकाउंट्स है उसकी ऑडिटिंग के लिए आप एक ही ऑडिटर अपॉइंट करेंगे कि डिफरेंट ऑडिटर? डिफरेंट ऑडिटर अपॉइंट किया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। या फिर एक ऐसा ऑडिटर अपॉइंट किया जाएगा जिसके बहुत सारे, ध्यान देना ओए, जिसके बहुत सारे खुद के ब्रांचेस। ब्रांचेस का वर्ड क्या यूज किया गया है हमारे पास यहाँ पर? कंपोनेंट्स। क्या बोला गया है? कंपोनेंट्स। अरे एक ऑडिट फर्म की मल्टीपल ब्रांचेस भी तो हो सकती हैं। चलो आ जाओ, उसका एक रीजन भी है ना। अगर आपने पूरा काम डेलॉयट को दिया है, एग्जांपल दे रहा हूं, तो आप एक्सपेक्ट करोगे कि बाकी ब्रांचेस का काम भी डेलॉयट को मिल जाए, मगर ऐसा पॉसिबल होता नहीं है। अगर जिस शहर में उनकी ब्रांच नहीं है तो फिर वो क्या करेंगे? जॉइंट ऑडिट, किसी और को हायर करेंगे, बोले चलो यार आप हमारे लिए काम करो, हम सबमिट कर देना रिपोर्ट। और ऐसे ही होता है, लोकल फर्म्स को काम ऐसे ही मिलता है कि वहां पर जब ऑडिटिंग होती है तो उनको अप्रोच किया जाता है, क्योंकि वो लोग ज्यादा बेटर समझते हैं लोकल लॉस को और लोकल एंटरप्रेन्योर्स को, बिजनेसमैन को। चलिए आगे आ जाइए। सच बुक्स शैल बी केप्ट ऑन, किस बेसिस पे रखते हैं? अक्रूवल बेसिस पे, अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम। ये तो पढ़ चुके हैं हम लोग। अब आ जाइए आप लोग आपके काम की चीज आ गई आपकी। इट मे बी नोटेड that all or any one of the books of accounts aforesaid or relevant papers may be kept at such other place in India as the board of directors may decide. Where such a decision is taken, the company shall within 7 days therefore and file with the registrar in writing giving the full address of the अदर प्लेस। अगर आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को और अदर रिलेवेंट पेपर को कहीं और रखना चाहते हैं तो आपको उसकी डिटेलिंग आरओसी को देनी पड़ेगी। और कितने दिन के अंदर वो डिसीजन लेना होगा? 7 दिन के अंदर, है ना? ठीक है, अपन ने तो पढ़े हैं ना, नॉर्मली अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स कंपनी कहाँ रखती है? रजिस्टर। कहीं और रखेगी तो क्या करना होगा अपने को देखना। ठीक है, स्टूडेंट्स में ऑल्सो नोट दैट द कंपनी में कीप सच बुक्स ऑफ अकाउंट्स और अदर इन इलेक्ट्रॉनिक मोड। Where a company has a branch office in India or outside India, it shall be deemed to have complied with the provision of subsection 1, जो सबसे ऊपर अपन लोगों ने पढ़े। If proper books of accounts related to the transaction affected at the, क्या बोल रहा है? अरे जो लेन देन ब्रांच ऑफिस में हुआ है उसकी अकाउंटिंग भी कहाँ रखो? ब्रांच ऑफिस में रखो ना, उसको कॉमन ऑफिस भेजने की जरूरत। अरे अगर बैंक है, एसबीआई है, एसबीआई की भी बहुत सारी ब्रांचेस है, तो बोला जिस ब्रांच का जहां ट्रांजेक्शन हुआ उसकी रिपोर्ट को भी वहीं रखे तो बेटर होगा, उसको एक जगह पर लाने की जरूरत नहीं है। वही लिखा वहां पर, इफेक्टेड एट द आर केप्ट एट द ऑफिस। क्लियर है? डिटेलिंग कहाँ रखो? ब्रांच में रखो। समरी कहाँ भेज दो? जो मेन हेड ऑफिस है वहां भेज देगी समरी। अरे समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? समझा? कंपनी के हेड ऑफिस को हर ब्रांच ऑफिस की समरी मिल जानी चाहिए। किससे रिलेटेड? ट्रांजैक्शन से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? ट्रांजैक्शन से रिलेटेड। और वो समरी कौन भेजेगा? ब्रांच ऑफिस खुद। कौन भेजेगा? ब्रांच ऑफिस खुद। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर ब्रांच ऑफिस का ऑडिट करते वक्त कुछ गड़बड़ मिली तो कंफर्मेशन के लिए हम लोग समरी रिपोर्ट्स को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, जो किसके पास में है? रजिस्टर्ड ऑफिस के पास में। किसके पास में है? जो मेन आपका हेड ऑफिस है। क्लियर है? वो आपको एक क्वेश्चन बनता है ना कि अगर ब्रांच ऑफिस करते वक्त
अगर आपको किसी भी प्रकार का इनकम्प्लीट रिकॉर्ड दिखता है या इनएक्यूरेट रिकॉर्ड दिखता है तो आप कंफर्मेशन कहां से करोगे? तो आपका आंसर क्या होगा? समरी जो रिपोर्ट्स भेजी गई किसने? ब्रांच ऑफिसर्स ने। किसको? हेड ऑफिसर्स। सेक्शन 143 का सबसेक्शन 8 क्या बोल रहा है, साथ में पढ़ना, थोड़ा इजी हो जाएगा। क्या लिखा है? द ड्यूटीज एंड powers of the company auditor with reference to the audit of branch and the branch auditor where a company has a branch office, the accounts of that office shall be audited either by the, ध्यान देना, either by the auditor appointed for the company, या तो कंपनी का ऑडिटर ही करेगा, या फिर एनी अदर पर्सन क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी अंडर दिस एक्ट। या तो उसी बंदे से करवाओ, क्या बोला मैंने आपको, उसी बंदे से करवाओ जिसको कंपनी ने अपॉइंट किया गया है। अगर मैंने अभी बोला ना, अगर वहां आपकी ब्रांच नहीं है एज ए ऑडिट फर्म, आपको लगता है हमारे वहां रिसोर्सेस आप नहीं जा पाएंगे, शहर छोटा है, दूर है, जो भी रीजन हो सकते हैं, तो फिर आप किसी और को अपॉइंट कर सकते हो, किसी और को अपॉइंट। तो ये जो मेन ऑडिटर है यही अपॉइंट कर लेगा कि कंपनी के साथ मिलकर ऑडिट करेगा? कंपनी के साथ, क्लाइंट के साथ करेगा ना, ऐसे रैंडमली थोड़ा ना कोई डिसाइड कर लेगा। कंपनी को पता होना चाहिए ना कौन कर रहा है हमारा ऑडिट वहां पर ब्रांच का। अब वहां एक बड़ी अच्छी लाइन लिखी है, वेयर द ब्रांच ऑफिस इज सिचुएटेड इन ए कंट्री आउटसाइड इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लो जल्दी। द अकाउंट्स ऑफ द ब्रांच ऑफिस शेल बी आइदर बाय ऑडिटेड बाय, कंपनी का ही आदमी जाएगा या तो वहां, क्लियर है? अगर कंपनी का आदमी नहीं जा पा रहा है तो फिर कौन करेगा? एक अकाउंटेंट से करवा लो वहां के कहीं के, या फिर कोई एनी अदर पर्सन जो काम कर सकता है एज ए क्वालिफाइड ऑडिटर। कौन से रूल्स एंड लॉस फॉलो करने होंगे? वहां के, कहां के? जहां कंट्री में हमारा ब्रांच ऑफिस है, वहां के रूल्स एंड रेगुलेशन। कौन से 3 लोग हैं? इंडिया से भेज दो, नहीं तो वहां किसी अकाउंटेंट से करवा लो, या फिर किसी क्वालिफाइड पर्सन से जो वहां के रूल्स एंड रेगुलेशंस को प्रॉपरली कंप्लाइड करके ब्रांच ऑडिट आराम से कर ले। इट मे बी नोटेड दैट द ब्रांच ऑडिटर शैल प्रिपेयर अ रिपोर्ट ऑन द अकाउंट्स ऑफ ब्रांच एग्जामिन्ड बाय हिम। आपको समझ रहे हैं ना? क्या करेगा फिर वो? वहां ऑडिट रिपोर्ट तैयार करने के बाद में किसको भेजेगा? हेड ऑफिस को। किसको भेजेगा? हेड ऑफिस को, ऑडिटर को और हेड ऑफिस को। Who shall deal with in his report and send it to the auditor of the company who shall deal with in his report in such manner as consider। तो अभी इससे क्या क्लियर हो रहा है आपको कि ब्रांच ऑडिट होने के बाद जितनी भी ब्रांच की ऑडिट रिपोर्ट है उनकी कॉपी किसके पास जाती है? कंपनी के मेन ऑडिटर के पास, और वो उसका जिक्र अपनी रिपोर्ट में करता है। मतलब रिपोर्ट कितने बनने वाली है? 1। कौन बनाएगा? कंपनी का मेन ऑडिटर, हेड ऑफिस का ऑडिटर। किसके किसके सुनिए, किसके रेफरेंस पे बनाएगा? ब्रांच ऑफिस की ऑडिट रिपोर्ट क्या था। तो मतलब इंडिया के बाहर भी अगर ब्रांच ऑफिस है तो उसकी भी रिपोर्ट कहाँ आएगी? इंडिया में आएगी। अपन पढ़ चुके, इंडिया में भेजी जाएगी। क्लियर है? ये रूल 12 पढ़िए भाई साहब, क्या बोलता है 2014 का? द ब्रांच ऑडिटर शेल सबमिट हिज रिपोर्ट टू द, पढ़ो ना, अभी तो पढ़े, किसको भेजेगा? And reporting of the, जल्दी बोलो, reporting of the fraud by the auditor shall also extend to such branch auditor to the extent it relates to the concern। अगर आपको कोई फ्रॉड मिलता है तो आपको उसका भी रिपोर्ट करना पड़ेगा। किसको? कंपनी ऑडिटर। किसको? कंपनी ऑडिटर। सही है ना? एज एन ऑडिटर आपको दूसरी ब्रांच पे ध्यान नहीं देना, आप जिस ब्रांच पे अपॉइंट किए गए वहीं के फ्रॉड पर आपको नजर रखनी है। और किसको कम्युनिकेट करना है? कंपनी का जो मेन ऑडिटर है उसको, कंपनी का जो मेन। एक चीज और दे देता हूँ आपको, अब जैसे एग्जांपल समझाता हूँ। भंडारा और गोंदिया जुड़े हुए शहर है, सुनना बेटा प्लीज, इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। नागपुर में मेन ब्रांच है एक बैंक की, भंडारा गोंदिया जुड़े हुए हैं, ट्रांजेक्शन काफी कॉमन है। शहर अलग अलग है बट ट्रांजेक्शन काफी कॉमन है क्योंकि एक दूसरे से ही व्यापार करते हैं यहाँ के लोग। एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। गोंदिया ब्रांच का ऑडिट करते वक्त ब्रांच ऑडिटर को, ध्यान देना मैं जो बोल रहा हूँ, गोंदिया ब्रांच का ऑडिट करते वक्त ब्रांच ऑडिटर को कुछ सस्पिशियस मिला बैंक में। सुनिएगा पूरी बात, क्या बोल रहा है वो, लो सुनना बेटे। नागपुर बाद में बताना, पहले भंडारा वाले को बता।
अगर किसी फ्रॉड का इम्पैक्ट कंसर्न ब्रांच को भी हो सकता है, समझा क्या बोला मैंने आपको? अभी यही ब्रांच उड़ीसा में होगी, फर्क पड़ता है क्या? नहीं, बट गोंदिया मंडरा की ब्रांच क्या है, कंसर्न है, ट्रांजेक्शन काफी कॉमन है, काफी सिमिलर है, तो वो कंपनी ऑडिटर को बाद में बताना, वो तो बताना ही है ना, बट साथ में जो कंसर्न ब्रांच के भी ऑडिटर्स हैं उनको भी बताना पड़ेगा कि जो फ्रॉड आपको मिला है वो उनको भी मिल जाए तो बेटर। तो वो जो सेकंड लाइन लिखी है, रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड बाय द ऑडिटर, क्या लिखा है, शेड ऑल्सो, कंपनी ऑडिटर को तो तू बता ही रहे ना भाई, हर चीज बता रहा है कि नहीं बता रहा है, should also extend to the such branch auditor to the extent it relates to the concerned branch। मतलब एक ब्रांच का ऑडिटर दूसरी ब्रांच के ऑडिटर को भी फ्रॉड कम्युनिकेट करे अगर वो क्या है, एक दूसरे से कंसर्न है, क्या है, कंसर्न, इसलिए हम वर्ड है एक्सटेंट। व्हाई इट इज कॉल्ड एक्सटेंट? कंपनी ऑडिटर के अलावा उसको तो बताना ही है ना, मगर उस तक पहुंचने से पहले किसको बताना है, जो हमारी कंसर्न ब्रांच है, कौन है, कंसर्न। अच्छा ऑब्जेक्टिव बनता है इस पर, ओके, समझा मैंने एग्जांपल जो दिया आपको, पक्का? अब मुंबई में जो बैंक होंगी वो तो सब एक दूसरे से क्या होंगी, कंसर्न ही होंगी, तो वो तो पहले कंपनी ऑडिटर को बताने से पहले क्या करते होंगे, एक दूसरे से कम्युनिकेट करते होंगे फ्रॉड को। क्लियर है? आगे आ जाओ, यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर, क्या है टॉपिक, क्या है, यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर, मेरे साथ में पढ़ना जल्दी आएगा। व्हेन द अकाउंट्स ऑफ द ब्रांच आर ऑडिटेड बाय अ पर्सन अदर देन, so there is a need for clear understanding of the role of such auditor। उस ऑडिटर का क्या काम है वो आपको क्लियरली बताना पड़ेगा, क्योंकि वो अपने आप को कहीं कंपनी का ऑडिटर ना समझने लगे। हमने तो उसको क्यों अपॉइंट किया ऐसे, भाई मैं तेरी मदद ले रहा हूँ, हेडिंग क्या है, मैं तेरी मदद ले रहा हूं क्योंकि मैं वहां पहुंच नहीं पा रहा हूं या मुझे उस चीज का नॉलेज, उस जगह का नॉलेज नहीं है, तो तेरी मदद लेने की कोशिश करूंगा। तो देखो मैं रोल प्रॉपरली क्या करूंगा, डिफाइन करूंगा, क्या करूंगा, डिफाइन करूंगा। सुनना पूरी बात को, और सिर्फ ब्रांच ऑफिस का रोल डिफाइन नहीं करूंगा, साथ साथ में जो कंपनी का हेड ऑफिस है उसका भी रोल तुझे डिफाइन करेंगे। जब तू ऑडिट करे तो तेरे जहन में वो बात होनी चाहिए। व्हाट इज दैट मीन? उस ऑडिट को तू एज ए सेपरेट ऑडिट मत लेना, ध्यान रखना इसका इंपैक्ट इसके हेड ऑफिस पर भी पड़ने वाला है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो क्या लिखा है वहां पर, देखो मैंने भी उसको अंडरलाइन किया। सो देयर इज ए ग्रेट नेसेसिटी टू, बोलो, फॉर ए प्रॉपर रैपोर्ट। व्हाट इज रैपोर्ट? कोऑर्डिनेशन, ओके, बिटवीन दीज टू ऑडिटर। समझा क्या? बोलते ना रैप, मेरे और उसके बहुत अच्छा रैपो है, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए दो लोगों के बीच में। मगर वो कब आएगा, तो कब आएगा, when you as a company auditor define the role, उसको आप प्रॉपर रोल बताएंगे कि तुम्हारी नीड क्यों पड़ी हमें। क्लियर है? आगे आ जाओ। काउंसिल ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी ऑफ इंडिया हैज डील विद दिस इश्यूज इन ऐसे 600, बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे है। इंपॉर्टेंट इन नजर से, एक तो बहुत इजी ऐसे पूछा जाता है, यूजिंग द वर्क ऑफ another auditor, it makes clear in certain situation the statute governing the entity में confer a, अंडरलाइन करो, जो लॉ उस एंटिटी पर लगा है, जैसे बैंक है तो कौन सा लॉ लगा होगा, बैंकिंग रेगुलेशंस लगे होंगे, वो क्लियरली बोल रहा है किसको अधिकार मिल रहा है। मेन देखो, प्रिंसिपल ऑडिटर टू विजिट अ ब्रांचेस एंड एग्जामिन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर रिकॉर्ड्स ऑफ द सैड कंपोनेंट। अगर मेन सुनो, अगर मेरा लॉ क्या बोल रहा है भाई, अगर तू सेटिस्फाइड नहीं है किसी और के काम से, तो तेरे को इजाजत मिलती है कि तू एज ए प्रिंसिपल ऑडिटर जाके वहां पर बोलो इंस्पेक्शंस कर सकता है। नागपुर वाले को लगा कि यार गोंदिया भंडारा एक बार जाना चाहिए, भले मैंने काम किसी और को दे दिया हूं, क्यों नहीं, तो क्या करेगा वो, एग्जामिन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द सेड ब्रांचेस, ऑफ द सेड ब्रांचेस, जाया जा सकता है। तो वहां एक वर्ड लिखा राइट, तो अंडरलाइन कर दीजिए, उसे अधिकार है, मतलब काम देने के बाद में भी, हाँ, काम देने के बाद में भी अगर उस काम को इंस्पेक्ट करना है तो वो जा सकता है। क्वेश्चन पूछेगा ना, यार आपने जब काम दे दिए तो आप बार बार क्यों आ रहे हो, तो क्या बोलेगा, मुझे स्टैट्यूट ने क्या दिया है, राइट दिया है। क्या दिया है? राइट दिया। एज ए प्रिंसिपल ऑडिटर, एज ए प्रिंसिपल ऑडिटर के मैं आकर क्या कर सकता हूं, विजिट कर सकता हूं ब्रांचेस को और एग्जामिन भी कर सकता हूं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है,
तो अगर आपसे सवाल पूछा, सुनना हो इधर देखो, सवाल पूछा क्या प्रिंसिपल ऑडिटर रेगुलर विजिट करेगा, तो आंसर है नो। सर अगर उसको रेगुलर ही विजिट करना है तो अपॉइंट ही क्यों किया? नहीं करता ना दूसरे ऑडिटर का अपॉइंट, नहीं लेता मदद, तो आंसर क्या बोलोगे? नो, he will not regularly visit the components of the branch offices. He will visit when there is a necessity, when there will be some kind of uncertainty regarding on the part of auditor जिसको मैंने अपॉइंट किया है। क्लियर है? अरे बोलो। तो अपन फिफ्थ लाइन में आ जाएंगे फर्दर में। पढ़ो क्या लिख, नहीं वहां नहीं, उसके ऊपर पढ़ो क्या लिखा है, जल्दी बोलो। इफ ही थिंक्स इट necessary to, where another auditor has been appointed for the branch, the principal auditor would normally be entitled to rely, वो उस पर भरोसा करेगा ना भाई, जब अपॉइंट कर दिया तो भरोसा करो ना। unless there are special circumstances to essential for visit the component or examine the books of accounts and other records। कंपोनेंट वर्ड सुन के प्लीज कोई भी कंफ्यूज नहीं होगा, वहां दो जगह पर कंपोनेंट वर्ड है। कौन सी जगह पर? एक कंपनी के ब्रांच ऑफिस के लिए और एक ऑडिटर के जो दूसरे ब्रांचेस हैं उसके लिए। इट रिक्वायर्स दैट द प्रिंसिपल ऑडिटर शुड परफॉर्म प्रोसीजर टू ऑब्टेन sufficient audit evidence, appropriate audit evidence, let the work of the auditor is adequate for the principal auditor purpose। when using the work of another auditor, the principal auditor should ordinarily perform the following। चलो पढ़ो बोला, अगर तू दूसरे ऑडिटर पे भरोसा कर चुका है तो तेरा काम क्या है, तो ये तेरे दो काम है। पहला काम क्या, पढ़ो जल्दी पढ़ो क्या लिखा है, जल्दी पढ़िए। एडवाइस द अनदर ऑडिटर ऑफ द यूज दैट इज टू बी मेड ऑफ अदर ऑडिटर्स वर्क एंड रिपोर्ट एंड मेक सफिशिएंट अरेंजमेंट्स फॉर कोऑर्डिनेशन ऑफ देयर एफर्ट्स एट द प्लानिंग स्टेज। क्या बोल रहा है वो, जल्दी बताइए क्या कर रहा है वो ऑडिटर? एडवाइस द अदर ऑडिटर ऑफ द यूज दैट इज टू बी मेड ऑफ other auditor work and report and make sufficient arrangements for coordination of their efforts at the, क्या करेगा, क्या करना चाहिए तुमको? मैं मेन ऑडिटर हूं, सुनो भैया क्या जिम्मेदारी मेरी। जब ऑडिट को हम प्लान करेंगे तो प्लानिंग करते वक्त मुझे आप सबके बीच में क्या डेवलप करना है? कोऑर्डिनेशन। क्या डेवलप करना है? कोऑर्डिनेशन एज एन ऑडिटर। क्या करने हैं? सफिशिएंट अरेंजमेंट्स करने। क्या करने हैं? सफिशिएंट, ऐसा वातावरण बनाना है कि आप एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके काम करें, बार बार मेरे पास ना आए। क्लियर है क्या? अरे बोलो ना। तो वहां पर पहली लाइन में कंफ्यूज तो नहीं हुआ ना, वहां दो ऑडिटर की बात हो रही है जो प्रिंसिपल के अलावा है। पहली लाइन में दो ऑडिटर का नाम दे रहा है, एडवाइस द अदर ऑडिटर लिखा है ऑफ द यूज दैट इज टू बी मेड ऑफ अदर ऑडिटर वर्क। मैं मिलन को बोल रहा हूं भाई ध्यान रखना कि तेरे को कैफ के साथ मिलके काम करना है, तुम दोनों हमारे अदर ऑडिटर्स हो। ये कौन बोल रहा है? प्रिंसिपल ऑडिटर। कौन बोल रहा है? और मैं तुम्हारा क्या कर देता हूं? एक अरेंजमेंट कर देता हूं। कब? प्लानिंग स्टेज पे। कब कर देता हूं? कि तुमको मेरी जरूरत ना पड़े बार बार। समझा मैंने क्या बोला? द प्रिंसिपल ऑडिटर वुड इन्फॉर्म द अदर ऑडिटर ऑफ मैटर्स सच एज रिक्वायरिंग स्पेशल कंसिडरेशन फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ, जल्दी बोलो, इंटर कंपोनेंट ट्रांजेक्शन। व्हाट इज दैट मीन? जल्दी बोलिए क्या मतलब हुआ उसका। अगर मिलन की ब्रांच में, गोंदिया की ब्रांच में कुछ गलत ट्रांजेक्शन्स, कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन्स पता चले जो अनसर्टेन है, जो अजीब थे, आया हेड ऑफिस में फोन, तो प्रिंसिपल ऑडिटर ने क्या किया? जो उसकी इंटर कंपोनेंट ब्रांच थी, मतलब उसी शहर में जो दूसरी ब्रांच थी, उसने उसको बोला सर थोड़ा ध्यान दे रहे, स्पेशल, स्पेशल बोलो बोलो क्या लिखा है? स्पेशल कंसिडरेशन। यार इस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, और ये काम अकेले गोंदिया की ब्रांच नहीं कर पाएगी, तो तुमको भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा। क्योंकि कौन सा ट्रांजेक्शन है? क्या लिखा है? इंटर कंपोनेंट ट्रांजेक्शन। कौन सा है? ब्रांचेस टू ब्रांचेस, ब्रांचेस टू ब्रांचेस। क्लियर है क्या? अरे बोलो। तो नागपुर वाले ने किसको फोन किया? भंडारा वाले को। और क्या बोला? कुछ मुद्दों पर आपकी भी कंसिडरेशन की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ट्रांजेक्शन किससे रिलेटेड? आपकी ब्रांचेस टू ब्रांचेस। ये किसने बोला? प्रिंसिपल ऑडिटर ने। किसको बोला? प्रिंसिपल ऑडिटर ने। किसको बोला? अदर ऑडिटर्स को। किसको बोला? अदर ऑडिटर्स को। क्लियर है? तो कौन किसकी मदद करेगा? डेफिनेटली सर द ऑडिट, द ब्रांच ऑडिट, बोलो द ब्रांच ऑडिटर ऑफ भंडारा विल हेल्प द गोंदिया ब्रांच ऑडिटर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? किसके कहने पर कर रहा है वो काम? प्रिंसिपल ऑडिटर। किसके कहने पर? प्रिंसिपल ऑडिटर। समझा? अरे बोलिए क्यों 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 सर टाइम पे नहीं हो रहा है ऑडिट कंप्लीट? तो हेड ऑफिस ने क्या बोला? हेड ऑफिस के ऑडिटर ने क्या बोला? जाइए आप उसकी मदद करिए। कुछ चीजों पर किस चीज की जरूरत है? स्पेशल कंसिडरेशन, स्पेशल ध्यान देने की
जरूरत है, और वो आप मिलके काम नहीं करेंगे तो पॉसिबल नहीं है, ये ध्यान रखना। एडवाइज द other auditor of the significant accounting, auditing and reporting requirement and obtain representation as to compliance with them. किसी ऑडिटर को अगर क्या बोलना है उसको बोलो किस चीज पे एडवाइस कर रहा है, कुछ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग से रिलेटेड, फिर कुछ ऑडिटिंग से रिलेटेड, फिर कुछ रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट से रिलेटेड, और क्या लेगा उनसे, जल्दी बोलो, रिप्रेजेंटेशन एज टू कंप्लायंस विद देम। व्हाट इज रिप्रेजेंटेशन? हाँ, हम इन कुछ अकाउंटिंग और ऑडिटिंग और रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेंगे, तो क्या लेगा उनसे, एक डिक्लेरेशन। क्या ले लेगा? डिक्लेरेशन। कौन? प्रिंसिपल ऑडिटर। कौन ले लेगा? तो ये जो पहला वाला पॉइंट है, ए वाला, इस पर क्वेश्चन बनता है। क्या क्वेश्चन आएगा? सुना सुना सुना। क्या प्रिंसिपल ऑडिटर की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है प्लानिंग स्टेज पर? तो आंसर है नो। नहीं सर, प्लानिंग स्टेज पर उसका एक ही काम है, उनके बीच में प्रॉपर अरेंजमेंट्स करके देना। यहां तक क्लियर है बात? समझा? अरे बोलो ना। नहीं सर, प्लानिंग स्टेज पे खत्म नहीं होती है। अगर फ्यूचर में किसी ब्रांच के ऑडिटर पर कोई डिस्क्लोजर्स की रिक्वायरमेंट है और वो फुलफिल नहीं कर पा रहा है, वो ऑडिट को कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, वहां पर किस चीज की जरूरत है? स्पेशल कंसिडरेशन की। तो वो किसी और ब्रांच ऑडिटर को जो उससे इंटरकनेक्टेड है, क्या है, उसको रिक्वेस्ट या उसको ऑर्डर देगा कि आपको उसकी मदद करनी चाहिए फॉर द कंप्लीशन ऑफ द ऑडिट। क्योंकि जो ट्रांजेक्शन है वो क्या है? इंटर कंपोनेंट है। क्या है? कॉमन ट्रांजेक्शन से। क्या है? इसलिए मैंने अपने एग्जांपल में गोंदिया भंडारा का एग्जांपल दिया। ठीक है? सवाल आएगा ना, डायरेक्ट सवाल पूछेगा, बताओ कि जो ऑडिटर है, प्रिंसिपल ऑडिटर है, उसका काम कब खत्म होता है? आपके बोले उसका काम खत्म नहीं होता है मेरे पर, प्लानिंग के बाद भी चलता रहता है। अगर किसी ब्रांच में क्या आया, कोई बोलो सिग्निफिकेंट इशू डेवलप हुआ और वो दूसरी ब्रांच से क्या है? कनेक्टेड है। क्या? इंटर कनेक्टेड। क्लियर है वो? क्या बोला मैंने आपको? अरे बोलिए। अब आ जाइए आप नेक्स्ट लास्ट पैराग्राफ में, फटाफट पढ़ लो। द प्रिंसिपल ऑडिटर माइट डिस्कस विद द अदर ऑडिटर द ऑडिट। कौन सी प्रोसीजर अप्लाई करनी है? फिर क्या? रिव्यू रिटर्न समरी ऑफ other audit procedures and findings which may in the form of complete questionnaire or checklist. The principal auditor may also wish to visit the other auditor. The nature, timing, extent of procedure will depend upon the circumstance of the engagement and the principal auditor knowledge of the professional competence of। क्या मतलब हुआ उसका? बोलिए। इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि कौन सी प्रोसीजर एप्लीकेबल करनी है, किस हद तक करनी है और कब तक करनी है, किस पे डिपेंड है? circumstances of the engagement and the principal auditor knowledge of the professional competence of the। क्या मतलब हुआ उसका? जल्दी बोलो। नागपुर वाले को क्या लग रहा है? बोलो। क्या डिटेल्स, टेस्ट ऑफ डिटेल्स, नेचर नेचर नेचर, क्या टेस्ट ऑफ डिटेल्स में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? तो वो कैसे डिसाइड होगा? अगर दूसरा ऑडिटर उतना कॉम्पिटेंट नहीं है तो फिर शायद मुझे इन्वॉल्व होना पड़ेगा। समझा मैंने क्या बोला बेटा? क्या मुझे रेगुलरली विजिट करना चाहिए इंटरिम ऑडिट्स के लिए? तो किस पर डिपेंड करेगा? क्या दूसरा ऑडिटर कॉम्पिटेंट है या नहीं है? सिंपल है ना, आंसर सिंपल हो गया ना। क्या मुझे एक्सटेंसिवली इन्वॉल्व होना चाहिए कि नहीं चाहिए? तो किस पर डिपेंड करेगा? दूसरे ऑडिटर की कॉम्पिटेंस पर। कॉम्पिटेंस मतलब क्या होता है आपको पता है ना? एबिलिटी पर। क्लियर है? क्लियर है? दिस नॉलेज में हैव बीन एनहांस्ड फ्रॉम द, बोलो कैसे आया है नॉलेज आपको? रिव्यू ऑफ द प्रीवियस ऑडिट वर्क ऑफ अदर ऑडिटर। उस बंदे ने इसके पहले भी तो वही काम किया होगा ना, तो इसके पहले उसने किस तरीके से काम किया, उसने आपने उसका क्या लिया? रिव्यू लिया एज ए प्रिंसिपल ऑडिटर। और क्या डिसाइड किया? नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट। क्या डिसाइड किया? नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट। पुराने काम पे रिव्यू लेना जरूरी है ना, कि भाई कितना टाइम लगाता है, कितने उसके पास में टीम है, बराबर है, कितने ऑडिट इसके पहले कर चुका है, रिपोर्ट कब सबमिट करता है, क्या डिटेल के बात करता है या टाइमली कर देता है या टाइम के बाद करता है, बहुत सारी चीजें लिखनी पड़ती है। क्लियर है? जो इनका एंगेजमेंट पार्टनर है वो कौन, सालों से एक ही आदमी है या बार बार चेंज हो रहा है, सब देखना पड़ेगा। क्लियर है? अरे बोलो। कॉस्ट ऑडिट अपन ने उसमें पढ़े थे, कंपनी ऑडिट में, तो पढ़ के आना है आपको उसको, कॉस्ट ऑडिट।
सिर्फ कारो रह गया, मैं कल कारो करवा दूंगा आपको। अब सुनो सुनो, पूरी बात सुनो सुनो। कुछ बोला था मैंने 20 तारीख तक के लिए, 20 तारीख तक। इसके बाद एक और चैप्टर कराऊंगा मैं, मतलब पढ़ाना तो पूरा ही है, मगर 20 के बाद में जितना भी 20 तक होगा, 30 तक सिर्फ वही पढ़ना। इतना बड़ा फायदा होगा इसका, मैं आपको बता रहा हूँ ना, मतलब आपको लिटरली बाद में रियलाइज होगा। उसका रीजन बताता हूँ।